हेलो एवरीवन, गोल्डन रेस कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम प्रैक्टिस सेट 1 का सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है आपके सामने क्लास 12 सेट, ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट खरीदते हैं हम लोग, उसी में 2022 का प्रीवियस ईयर का है जो कर रहे थे सॉल्व, जिसके वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी के। ठीक है, उसी के आगे का ये सेक्शन सी है। ठीक, तो उसमें मैंने बना रखा था हमने प्रैक्टिस सेट 1 सेक्शन ए, प्रैक्टिस सेट 1 सेक्शन बी, और उसी के आगे से है प्रैक्टिस सेट 1 सेक्शन सी। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, सेक्शन ए के अंतर्गत हम लोग पैसेज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक ही पैसेज होता है केवल उसमें, और सेक्शन बी के अंतर्गत हम लोग एक लेटर और एक आर्टिकल लिखना होता है। ठीक है, उसको सॉल्व कर चुके थे। और सेक्शन सी में देखते हैं ग्रामेटिकल पोर्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्टिंग होती है इसकी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करें। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। करें कि सही विकल्प को चुनिए। टू आंसर मतलब उत्तर देने के लिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प चुनिए। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का है ये क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। वन हु अबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ। ठीक है, कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति, वन माने एक ऐसा व्यक्ति, हु माने जो, अबंडेंस माने छोड़ दे, मना कर दे बिल्कुल, ठीक, कोई विश्वास ना हो। हिज रिलीजियस फेथ माने अपना धार्मिक विश्वास, अपने धार्मिक विश्वास को छोड़ दे, माने ना। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं हम लोग। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए, एथीस्ट, एपोस्टेट, इनफिडल और ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, देखिए एथीस्ट मीन्स होता है नास्तिक, जो ईश्वर को ना माने। ध्यान देना यहाँ पर, एथीस्ट मीन्स होता है नास्तिक, जो ईश्वर को ना माने। और इनफिडल माने भी होता है नास्तिक, जो ईश्वर को ना माने। और ऑप्टिमिस्ट माने होता है आशावादी, ऑप्टिमिस्ट माने आशावादी। एपोस्टेट मीन्स होता है एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म को ना मानता हो, जो धर्म को ना मानता हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एपोस्टेट। ठीक, उसको बोलते हैं धर्म त्यागी, धर्म को त्याग दिया हो, जिसने अपने धर्म को त्याग दिया हो। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, नास्तिक। ठीक, ये क्या है, धर्म त्यागी, ये क्या है, नास्तिक, और ये क्या है, आशावादी। और ऊपर पूछा क्या इसने, ऐसा व्यक्ति जो जिसने धर्म को अबंडन में त्याग दिया हो। रिलीजियस माने धर्म, फेथ माने विश्वास, धार्मिक विश्वास को जिसने त्याग दिया हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, लोग धर्म त्यागी बोलते हैं। तो इसमें ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। तो आंसर्स लिखने का तरीका हमारा कैसे रहता है। ठीक है, क्वेश्चंस एग्जाम में नोट नहीं करने होते हैं, डायरेक्टली आपको कॉपी पर यहाँ पर आंसर नंबर जो भी है, आंसर नंबर यहाँ पर 4 है, ये 4 लिख लिया। ठीक है, ऐसे लिखने का तरीका रहता है। और फिर आपको जो सूटेबल लगे, मेरे हिसाब से इस तरीके से लिखना ज़्यादा बढ़िया रहता है। एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ता है, आपको चेक करने में थोड़ी सी आसानी रहती है, कॉपी चेक करने में। ठीक है, देखिए आंसर नंबर 4। अब जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन क्या नाम, वो जो भी सेक्शन है इसका, ये ठीक, पहला पार्ट है। वन कौन सा सही था इसमें हमारा, ये दूसरा विकल्प सही था, तो दूसरा नंबर लिख लिया। और जो सही है उसको उतार देंगे यहाँ पर, एपोस्टेट। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें ये वाला विकल्प हमारा सही था। अगला देखते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में क्या पूछा है इन्होंने, ये वन वर्ड पूछा है। ठीक है, कई शब्दों के लिए एक शब्द। अगला देखते हैं, द फ्रेज, फ्रेज माने होता है वाक्यांश। ठीक है, वाक्यांश दिया हुआ है आपका ये, पिक होल्स इन। ठीक है, कह रहे हैं कि फ्रेज जो है पिक होल्स इन मीन्स, इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब बताएंगे। देखिए, फाइंड फॉल्ट, कह रहे हैं गलती निकालना। टू इंसल्ट समवन माने किसी की इंसल्ट माने बेइज्जती कर देना। टू अटैक माने आक्रमण कर देना। टू पंक्चर, पंक्चर माने होता है किसी नुकीली चीज से किसी में छेद करना। ठीक है, अब पहले इसको जान लो, पिक होल्स इन का मतलब होता है गलतियां निकालना। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। पिक होल्स इन माने होता है गलतियां करना। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा हमारा, फाइंड फॉल्ट विद। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बी लिखेंगे, और इसका विकल्प नंबर 1 सही है, उतार करके लिख दिया गया फाइंड फॉल्ट्स, फॉल्ट। ठीक, फाइंड फॉल्ट विद, गलती निकालना। ठीक, बाकी की मीनिंग, इंसल्ट माने बेइज्जती करना किसी की, अटैक माने आक्रमण कर देना, पंक्चर माने पंक्चर किसी नुकीली चीज से छेद कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 का सी देखते हैं। द सिनोनिम ऑफ एक्यूट, इन्होंने सिनोनिम, सिनोनिम मींस पर्यायवाची, समानार्थी शब्द किसका, एक्यूट का। एक्यूट माने होता है अत्यधिक, बहुत ज्यादा, ठीक, गंभीर, सीरियस। अब इसका सिनोनिम क्या होगा, नाइस, नाइस माने तो प्यारा होता है, ठीक नहीं होगा। एक्सीडेंटल माने दुर्घटनावश, ये भी नहीं होगा। सीवियर, सीवियर माने होता है गंभीर। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा आएगा, सीवियर सही है। इसका भी मीनिंग देते हैं क्यूरियस, क्यूरियस माने होता है किसी भी विषय को जानने का इच्छुक। ठीक है, इसको बोलते हैं जिज्ञासु। क्यूरियस माने जिज्ञासु। सभी मीनिंग देख लिए हम लोगों ने, प्यारा, दुर्घटनावश, एक्सीडेंटल। ठीक, और सीवियर माने गंभीर, इसका सिनोनिम हो जाएगा हमारा एक्यूट का। और लास्ट में क्यूरियस क्या होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति कोई भी। तो देखिए सी का कैसे लिखेंगे हम लोग, सी डाल दिया, और कौन सा विकल्प सही है, तीसरा, SEVER। ठीक है, तो लिखने का तरीका हमारा ये रहेगा, कॉपी मिलेगी, आंसर ऊपर सेक्शन डाल लेंगे, यहाँ पर सेक्शन सी, उसके नीचे आंसर नंबर जो भी है, और उसके
जो भी पार्ट्स का पढ़ाई करते चले जाएंगे, क्वेश्चन वाला नहीं जाता पेपर में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ये डी वाला, पढ़िए। द ड्राइवर स्टूड एट द एक्सट्रीमिस्ट एज, ड्राइवर स्टूड माने खड़ा हुआ, एक्सट्रीमिस्ट एज, एज माने किनारा होता है, एक्सट्रीम माने भी बिल्कुल किनारा ही होता है, एक तरीके से बिल्कुल लास्ट का एक्सट्रीम चरम, ठीक। ऑफ द रॉक माने चट्टान। तो यहाँ पर अब पूछा क्या है इन्होंने, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, इस वाक्य में किस शब्द में गलती है, बताइए भाई गलती कौन सी है इसमें, देखते हैं हम लोग। और देखिए गलती ढूंढने के लिए एक एक शब्द को देख लेंगे, चेक कर लेंगे। ड्राइवर, द ड्राइवर, ठीक है। स्टूड पास्ट इंडेफिनिट का है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। एट माने स्थान है तो पर हो गया, ठीक है। एट द एक्सट्रीमिस्ट एज, एक्सट्रीमिस्ट देखना यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री पहली बात लिखी हुई है, और एज, एज माने भी बिल्कुल ऊपर लास्ट का किनारा, और एक्सट्रीमिस्ट माने भी होता है बिल्कुल अंत में सर्वोच्च पहुंच जाना। तो यहाँ पर दोनों की लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक, दोनों की लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर हम इसको रखेंगे कि ये तो एडजेक्टिव की डिग्री है, ठीक है, तो उसके साथ में नाउन होना जरूरी, इसलिए हम लोग एक्सट्रीम इसमें गलती मानेंगे, इसमें ये नहीं होना चाहिए था। बाकी क्या होना चाहिए था पूरा, द ड्राइवर स्टूड एट द एज ऑफ द रॉक, ड्राइवर जो था बिल्कुल चट्टान के किनारे पर खड़ा हुआ, ठीक, इस तरीके से। चलिए भाई, तो गलती इसमें कौन सी मिल गई हमको, ये विकल्प नंबर 2 में पार्ट नंबर डी यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, सबका उधर दिखाई ना पड़े, पार्ट नंबर डी, और विकल्प नंबर कौन सा सही है हमारा इसमें, दूसरा, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट जिसमें गलती हो वो लिखते हैं, EREAMEST, ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक, एक्सट्रीम सुपरलेटिव डिग्री। और ई वाला देखते हैं, ई वाले में क्या है, द एंटोनिम ऑफ वर्च्यू, एंटोनिम ऑफ वर्च्यू, एंटोनिम क्या होता है भाई, एंटोनिमस विलोम शब्द, ध्यान रखना। सिनोनिम माने पर्यायवाची या समानार्थी शब्द एक ही जैसे वाले, और एंटोनिम माने विलोम शब्द ढूंढना होता है। तो वर्च्यू, वर्च्यू की हिंदी क्या होती है, वर्च्यू माने होता है सद्गुण, क्या होता है, सद्गुण, सद्गुण माने अच्छे गुण जो होते हैं तो सद्गुण वर्च्यू बोल देते हैं। और इसका उल्टा क्या होगा, देखिए नंबर पहला ऑप्शन क्या है, फ्रॉड, फ्रॉड माने तो धोखाधड़ी होती है, नहीं होगा। क्राइम माने क्या होता है, अपराध, ये भी नहीं होगा। वाइस माने अवगुण, वाइस माने अवगुण, ये हो जाएगा, ठीक। और अगला क्या, विकटनेस, विकटनेस माने दुष्टता हो जाती है, विकट, दुष्ट, ठीक, दुष्टता हो जाती है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा हमारा, वाइस, ई का विकल्प नंबर 3, ठीक, कौन सा है, वाइस। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया। किसमें कितने इसका पार्ट थे, देखिए ए बी सी डी ई, 3 तो 5 थे इसमें, ठीक है, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के थे। पहले वाले में हम लोगों ने क्या देखा, एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूछा गया, दूसरे में फ्रेजल वर्ब की हिंदी उसमें मतलब पूछा गया है, और तीसरे में सिनोनिम पूछा गया, चौथे में एरर पूछी गई है, ठीक है। इसमें ये पूछा है कि इसमें किस भाग में एरर है, ये नहीं पूछा कि उसको सुधारिए, ठीक, केवल आपको बता देना कि हाँ ये गलती है, बस। और लास्ट में पूछ दिया उन्होंने एंटोनिम। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, चलिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के भी सेक्शंस है, ए बी सी डी ई, इसमें भी 5 सेक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए क्या बोल रहा है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। कह रहे हैं कि चेंज मतलब बदलिए एनी वन, नीचे दिए गए 2 है आपके पास में वाक्य, ठीक है, 2 में से एक को आपको बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो हम लोग प्रैक्टिस करना है तो दोनों को चेंज कर लेते हैं। देखिए पहला क्या है, ही विल से द स्टूडेंट वाज लेजी, इनडायरेक्ट हमने पूरा वीडियो डाला है, इसको देख लेना अगर समझ में ना आया हो। कैसे बनाते हैं, सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच में लिखे गए वाक्य की प्रकृति को देखते हैं। यहाँ पर देखा हम लोगों ने, द स्टूडेंट वाज लेजी, कैसा वाक्य है, अफर्मेटिव वाक्य है। अफर्मेटिव के नियमानुसार यहाँ पर आए हुए से, शेर टू, शेड जो भी आया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब में उसको चेंज करेंगे, कॉमा हटाने के दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक, इतना सब कुछ पहले करेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसका हम यहाँ पे बना दे रहे हैं इधर सामने, ही विल, अब इसके आगे कोई टू वगैरह तो दिया नहीं तो से ही रहेगा, ठीक है। अब कॉमा हटाने के लिए, क्योंकि अफर्मेटिव है अंदर रिपोर्टेड स्पीच, तो दैट लग जाएगा, ठीक। अब अंदर देखते हैं। अच्छा, नियम बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो अंदर का टेंस बदलेगा, अन्यथा नहीं बदलेगा। ये देखिए किस टेंस में है, विल लगा हुआ, मतलब फ्यूचर टेंस में, तो अंदर का टेंस नहीं बदला जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, टेंस बदलेगा नहीं तो बाकी ऐसी चीजें लिख देंगे वहां पर। द स्टूडेंट वाज लेजी, ही विल से दैट, पूरा का पूरा सेम टू सेम उतर जाएगा, द स्टूडेंट वाज लेजी। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ, उसने कहा, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ, हम इस संसार में ज्यादा खुश नहीं हो सकते हैं, ठीक। अब देखिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का हमने प्रकार देखा, ये कैन नॉट, निगेटिव सेंटेंस मिल गया, इसका मतलब असर्टिव है, और असर्टिव के लिए यहाँ पर
सेड या सेड टू को जो भी होता है तो बदलते उसके नियमानुसार, कॉमा हटाने के लिए दैट लगाते। चलिए बदलिए, ही लिख लिया, सेड है सेड ही रहेगा क्योंकि इसके आगे टू नहीं है, टू होता तो टोल्ड कर देते। ठीक, कॉमा हटाने के लिए, इस इन्वर्टर कॉमा हटाने के लिए टू दैट लगाएंगे, दैट का प्रयोग कर लिया। ठीक, अब अंदर हमने बताया था रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट और सेकंड पर्सन का अगर प्रोनाउन आता है तो हमको बदलना ही होगा। आई, वी और यू से संबंधित कोई भी प्रोनाउन है तो चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर वी लिखा हुआ है, किस पर्सन का प्रोनाउन है, दो चीजें देखने को बताया था हमने। सबसे पहले तो इसका पर्सन देखिए, फर्स्ट पर्सन का है और किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही। ठीक है, तो अब एक बात समझना, वी जो है वो बहुवचन में है और ही एकवचन में है। तो अब हम लोग यहाँ पर ही तो नहीं लिख सकते है ना, क्योंकि यहाँ पर कहा कि हम लोग, और अगर हमने केवल ही लिख दिया तो केवल उसके लिए चला जाएगा ना। तो ग्रुप में, ग्रुप के लिए, समूह के लिए, बहुवचन के लिए क्या करते हैं, दे कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, दैट दे कर दिया। ठीक, अब देखिए ये पहली बात तो कह रहा है कि वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ, हम लोग इस जीवन में पूरी तरह से खुश नहीं हो सकते। क्वाइट माने बिल्कुल पूरी तरीके से। पहली बात तो ये एक तरीके से देखा जाए तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, कोई भी इंसान किसी न किसी को कोई ना कोई तकलीफ तो होती ही है। ठीक, कोई गरीबी को लेकर के परेशान है, कोई अपने रिश्तों को लेकर के परेशान है, कोई लक्ष्य को लेकर के परेशान है, किसी न किसी प्रकार की परेशानी हर किसी के जीवन में होती है। कोई बीमार है, कोई स्वस्थ नहीं पूरी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हम नहीं हो सकते हैं पूरी तरह से खुश। तो क्या करते हैं, यहाँ पर दे नहीं करेंगे, अगर दे कह दिया तो हम लोग बाहर हो जाएंगे। ठीक है, देखो नियमानुसार तो बदलना चाहिए था, पास्ट टेंस में है बाहर, रिपोर्टिंग में तो अंदर का टेंस भी बदलता, क्या नाम ये अपना प्रोनाउन भी बदलते, सब कुछ बदल जाता। लेकिन ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ जैसी बात लिखी हुई है, उसने कहा हम इस संसार में पूर्ण रूप से खुश नहीं रह सकते हैं। तो ये बात तो सही है ना, कोई ना कोई तो दुख परेशानी रहती है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगी। दैट लगा करके इसको सेम टू सेम उतार दिया जाएगा। दैट ही सेड दैट वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। ठीक है, तो इस तरीके के वाक्यों को बहुत ध्यान देकर के बनाने की जरूरत है। रिपोर्टेड स्पीच में हिंदी निकाल करके उसको देखना है कि यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो, ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट ना हो, कोई वैज्ञानिक खोज वगैरह ना हो, इस तरीके की बात ना लिखी हो जो कि बदल सके। आई बात समझ में? अगर बदल जाएगी तभी फिर उसको हम टेंस में परिवर्तन करेंगे, उसके प्रोनाउंस में परिवर्तन करेंगे। ये जो शब्द आते हैं दिस का, दैट, दिस का, तो ये सब कुछ बदलेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसी कंडीशन लिखी हुई है कि बदलेगी ही नहीं, तो उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, केवल दैट लगा करके सेम से उतार देते हैं। तो ये पांचवें का ए हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, पांचवा ए हम लोगों ने सॉल्व किया। अब बी देखते हैं, बी में क्या कह रहे हैं, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। कंबाइन माने जोड़िए, एनी वन माने किसी एक को, ठीक, ऑफ द फॉलोइंग माने नीचे दिए गए, जो भी वाक्य आपके पास दिए गए हैं उनको आपको जोड़ना है, ठीक, कंबाइन करना है। और कैसे, ये आपके सामने ब्रैकेट में, जैसे डायरेक्टेड माने जैसा कि इशारा, जैसा कि ब्रैकेट में कहा गया है, ठीक, जैसा कि आपको निर्देश दिया गया है वैसे आपको जोड़ करके बनाने हैं। पहला वाक्य देखिए क्या है, द बैटल वाज ओवर, एक वाक्य। दूसरा, द एनिमी विथड्रू, दूसरा वाक्य हो गया। अब इन दोनों को जोड़ करके हमको क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस। अगर सीधे शब्दों में बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ये सेक्शन नंबर बी है, ये हमारा सिंथेसिस पर आधारित होता है। ठीक है, इसमें दो वाक्य को जोड़ करके सिंपल वाक्य बनाते हैं, दो वाक्य को जोड़ करके कंपाउंड वाक्य बनाते हैं, दो वाक्य को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स वाक्य बनाते हैं। इनमें से कोई भी आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपल बना लिया इनको जोड़ करके, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल बनाने के लिए हम लोगों ने 7 से 8 तरीके पढ़े थे। पार्टिसिपल का प्रयोग करके, जिरन का प्रयोग करके, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, एडवर्ब का प्रयोग करके, एडजेक्टिव का प्रयोग करके। ठीक है, ढेर सारे तरीके हम लोगों ने पढ़े थे, और सबकी कोई विशेषता होती थी कौन सा कहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो देखिए भाई दोनों वाक्य की हिंदी पहले निकालते हैं। द बैटल वाज ओवर, युद्ध ओवर हो गया, मतलब समाप्त हो गया। द एनिमी विथड्रू, शत्रु पीछे हट गया, विथड्रू अपने कदम खींच लेना, फिर हट जाना। ठीक है, तो अब इन दोनों वाक्यों की हिंदी निकालिए। अब हम लोग ना स्टार्टिंग से देखते हैं, पार्टिसिपल का प्रयोग कब करते थे हम लोग, जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक जैसे होते हैं। यहाँ पे देखना सब्जेक्ट, इसका क्या है द बैटल, और इसका क्या है द एनिमी। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी है अलग है कुल मिलाकर के। ऐसी कंडीशन में पार्टिसिपल तो लगने वाला नहीं है। लेकिन इसके आगे हम लोगों ने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ा था। क्या पढ़ा था उसमें, कि जब दोनों वाक्यों के कर्ता भी एक जैसे ना हो, जब एक वाक्य का कर्म दूसरे का सब्जेक्ट भी ना हो, लेकिन फिर भी दोनों वाक्यों के कर्मों के बीच में, कार्यों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध पाया जाए, तब हम लोग वहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। अच्छा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट देखना है यहाँ पर, बैटल वाज ओवर, युद्ध समाप्त हुआ, तभी तो दुश्मन पीछे गया, जो भी है मतलब अपने कदम पीछे हटाए, दोनों संबंधित एक दूसरे पर डिपेंड है कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लग जाएगा। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है, बताया था आपको कि कर्ता के साथ में पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव रूप, ठीक, या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव रूप, इनको हम लोग उस सब्जेक्ट के साथ में लिख दे तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बन जाता है। अब देखते हैं कंडीशन क्या है भाई यहाँ पर, द बैटल वाज ओवर, द एनिमी विथड्रू।
द बैटल वाज ओवर, देखिए युद्ध समाप्त हो गया। अब यहाँ पर ये टू बी वर्ब दी गई है, ठीक, कंडीशन बताई थी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में 3 कंडीशन होती है। अगर एक्टिव वॉइस में दे रखा है तो सीधे सीधे परफेक्ट पार्टिसिपल लगा दीजिए, हैवी प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर आपको पैसिव रूप में दे रखा है तो उसका पैसिव रूप लगा देंगे, हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म। अगर टू बी वर्ब दे रखा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, कौन सा, पैसिव रूप। चलिए द बैटल वाज ओवर है तो क्या लिखेंगे, द बैटल वाज को बीइंग में ओवर, द बैटल बीइंग ओवर, और बाकी पूरा दूसरा वाला वाक्य ऐसे उतार देते हैं, द एनिमी विथड्रू, ठीक है। द बैटल बीइंग ओवर, द एनिमी विथड्रू, युद्ध खत्म होते ही शत्रु पीछे हट गया, मतलब उसने कदम अपने हटा लिए। अभी देखते हैं ही गैव अप ट्राइंग, उसने गैव अप माने गैव अप मींस केवल गैव अप मींस होता है छोड़ देना, उसने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, ट्राई करना, कोशिश करना, इतना वाक्य हो गया हमारा। ही गैव अप ट्राइंग, उसने कोशिश करना छोड़ दिया। दूसरा वाक्य क्या है, ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन, वह नेवर माने कभी नहीं, गिव माने दे सका, सेटिस्फैक्शन संतुष्टि, मतलब कोई भी कार्य कर रहा है और वो निरंतर उसमें प्रयास करने के बावजूद भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, नहीं संतुष्ट कर पा रहा है, तो क्या क्या उसने छोड़ दिया, ठीक है। ही गैव अप, उसने छोड़ दिया, ट्राई करना, कोशिश करना, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन, वो कभी भी संतुष्ट नहीं कर सका। अब यहाँ पर किस सेंटेंस में बदलने के लिए कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बदलने के लिए कह रहे हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय क्या करते हैं हम लोग, दोनों वाक्यों को देखते हैं और दोनों वाक्यों में से एक वाक्य की वर्ब को हम लोग एक वाक्य को क्या करते हैं, प्रिंसिपल या फिर मेन क्लॉज बना लिए, और दूसरे वाक्य को क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से हमारे नाउन क्लॉज होती है, ठीक, और एडवर्ब क्लॉज होती है, एडजेक्टिव क्लॉज होती है, इनको जोड़ने के लिए अलग अलग कंजक्शन होते हैं हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। उनमें से कुछ आप याद रखिए, जैसे दैट हो गया, सो दैट हो गया, और डब्ल्यूएच फैमिली वाले जैसे व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, हुज है, हुम है, हु हो गया, ठीक, ये सारे वाक्य कंडीशन के हिसाब से जुड़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं किसके बारे में बात हो रही है, उसने ट्राई करना छोड़ दिया, ठीक भाई, छोड़ दिया। यहाँ पर क्या है, वह संतुष्ट नहीं कर सका, ठीक, कभी भी संतुष्ट नहीं कर सका, तो यहाँ पर देखिए कारण है और यहाँ पर इसका परिणाम है, संतुष्ट नहीं कर सका इसीलिए तो छोड़ दिया, ठीक। तो कारण परिणाम बताने वाले वाक्य को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा कंडीशन लगाते हैं, या तो बिकॉज लगा दीजिए, ठीक, क्योंकि भी हो जाता है। ही गैव अप ट्राई, उसने कोशिश करना छोड़ दिया, बिकॉज ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन, हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, लिख लेंगे। ये हमारी मेन क्लॉज बन गई, ही गैव अप ट्राइंग, ठीक है, उसने कोशिश करना छोड़ दिया। और बिकॉज हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, ये बिकॉज हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया, और इसके बाद वाली क्लॉज को हम लोग लिख देंगे तो वो बन जाएगी सबऑर्डिनेट क्लॉज, और पूरा वाक्य हमारा बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बिकॉज ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन, ठीक, इस तरीके से कंबाइंड वाक्य हमारा बनकर के आया कॉम्प्लेक्स। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 5वें का सी, चेंज एनीवन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, कह रहे हैं कि बदलिए, जैसा कि आपको कहा गया, जैसा कि डायरेक्शन दिया गया है वैसे बदलिए भाई। देखते हैं इसमें भी हमको एक ही, देखिए करना सब में एक है, देखिए एनीवन, और यहाँ पर भी एनीवन, ठीक है, और यहाँ पर भी एनीवन, सब में से एक ही करना, लेकिन क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसीलिए प्रैक्टिस में सब पूरा सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है, एग्जाम में हम लोग को एक ही करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, चेंज एनीवन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, बदलिए। बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस ही केप्ट इट, ठीक। अब इसको इन्होंने कहा है इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस, एक कंपाउंड वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस में बदलिए। कंपाउंड का मतलब क्या है, संयुक्त वाक्य में बदलिए। अब संयुक्त वाक्य की पहले परिभाषा हमको पता होनी चाहिए, संयुक्त वाक्य होता क्या है। संयुक्त वाक्य एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़ी हुई कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, तभी वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। अच्छा, बदलेंगे तो हम कंपाउंड में, ठीक है, लेकिन पहले ये तो पता चले कि ये दिया हुआ वाक्य किसमें है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड तो होगा नहीं क्योंकि बदलने के लिए कहा उन्होंने, तो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स ये पहचानना है पहले। पढ़िए, बिसाइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस ही केप्ट इट, जरा इसमें वर्ब बताइए कितनी है। देखिए बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस ही, ये देखिए हमको एक वर्ब मिली केवल, केप्ट, और ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो वो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक। तो ये सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस कैसे बना हुआ है, देखिए बाय यूजिंग प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन का प्रयोग करके उन्होंने बनाया है। अब इसको हमें कंपाउंड में बनाना है, कंपाउंड के लिए हमको पहले दो क्लॉजेस चाहिए, तो इस लिखे हुए वाक्य को दो क्लॉज में तोड़ो, दो भागों में तोड़िए। बिसाइड्स माने अतिरिक्त, मेकिंग ए प्रॉमिस माने वादा, एक वादा करने के अलावा या फिर एक वादा करने के अतिरिक्त, ही केप्ट इट, उसने इसे निभाया, ठीक है। दो वाक्यों में तोड़ लीजिए। नंबर एक क्या कहेंगे, उसने एक वादा किया।
नंबर 1 पर क्या कहेंगे, उसने एक वादा किया, और दूसरा क्या करेंगे, उसने वादे को निभाया। अब दोनों के बीच में हमको कंजक्शन लगा देने हैं। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कौन सा कंजक्शन लगते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेक्टिव। ठीक है, 4 प्रकार के बताए थे, याद रखने का एक ट्रिक बताया था फाइंड बॉयज। ठीक, तो उसमें से हम लोग एक यहाँ पर लगा लेंगे। देखिए क्या बताया यहाँ पर, उसने एक वादा किया, तो लिखेंगे ही मेड। अब देखिए पास्ट में है, ये देखिए यहाँ पर क्या सेकंड फॉर्म लिखी हुई, तो ही मेड लिखेंगे सेकंड फॉर्म, ही मेड ए प्रॉमिस, उसने एक वादा किया। ठीक, अब क्या बस सिंपल सा एंड जोड़ दो, और ही केप्ट इट एंड ही केप्ट इट। यहाँ पर ही लिखो या ना लिखो तब भी सही रहेगा, ही मेड ए प्रॉमिस एंड केप्ट इट, उसने एक वादा किया और निभाया। अच्छा, और कौन तरीके से बना सकते हैं, और कोई कंडीशन लग सकता है क्या इसमें, बिल्कुल लग सकता है। कौन सा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, उसने न केवल वादा किया बल्कि निभाया। देखिए दूसरा तरीका अथवा करके, यहाँ पर अथवा देख लेंगे, ही नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस, उसने न केवल एक वादा किया बल्कि मतलब बट ऑल्सो केप्ट इट। अब यहाँ पर ही लिखो चाहे ना लिखो, बल्कि इसे निभाया। ठीक, उसने न केवल एक वादा किया बल्कि इसे निभाया। अगला देखते हैं, ये हमारा हो गया किसमें बदल दिया हम लोगों ने, कंपाउंड में। नेक्स्ट देखते हैं, सी का दूसरा क्या कह रहे हैं, डिड ही नॉट टेल यू, डिड ही नॉट टेल यू, इसमें बदलना है, पैसिव वॉइस बदलने के लिए सिंपल सा देखिए, क्या उसने आपको नहीं बताया, डिड ही नॉट टेल यू, क्या उसने आपको नहीं बताया। पैसिव वॉइस में बदलने से पहले हम लोग देखते हैं किस टेंस में है, डिड का प्रयोग हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट का हमारा इंट्रोगेटिव है। और पैसिव बदलते समय क्या करते हैं हम लोग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सहायक का यूज कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब का। बाकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा लगती है। स्टार्टिंग किससे होगी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से, हम भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। ऑब्जेक्ट ढूंढिए इसमें, टेल बताया क्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जनरली हम लोग देख रहे थे ना, क्या उसने आपको ये नहीं बताया, यह बात नहीं बताई क्या, इस तरीके से। तो यहाँ पर इट को ऑब्जेक्ट मानेंगे, और इट के हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर वाली वाज लगती है, वाज, और यहाँ पर इट हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक, अननोन करता, तो वाज इट। अब यहाँ पर नॉट दिया गया है, देखिए सब्जेक्ट बाद में नॉट लिखा रहता है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में हम लोग ऑब्जेक्ट बाद में नॉट लिख लेंगे, वाज इट नॉट। और टेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, टोल्ड। और इस यू को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे विद प्रीपोजिशन, लास्ट में बाई, और यहाँ का ये ही उधर जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, वाज इट नॉट टोल्ड टू यू बाय हिम। अगला देखिए, पांचवें का डी, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब नीचे दिए गए वाक्य में से एक वाक्य को, देखिए सब कुछ एक ही है करना है, लेकिन प्रैक्टिस में है तो हम लोग सभी कर लेंगे। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे देखिए लिखे हुए वाक्य में से एक को आपको सही करके लिखना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, केवल टिक मारना था, उसमें सही करना नहीं था, केवल बताना था कि गलती है ये, और इसमें गलती ढूंढनी है, फिर उस गलती को सही करके लिखना है। ठीक है, चलिए देखिए, द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर ही हैज कमिटेड ए मर्डर। गलती बताइए, पहली बात तो इसको पहचानने की कोशिश करेंगे हम लोग, किस टेंस में है, क्या गलती हो सकती है। देखिए बिफोर आफ्टर यहाँ पर आ गया, हम लोगों ने ट्रांसलेशन बनाते समय पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसे वाक्य बनाए थे, बिफोर वाले, आफ्टर वाले, व्हेन वाले, है ना। तो देखेंगे नियम क्या बताया था हम लोगों ने, जैसे अगर ये हमारे कोई भी क्लॉज पास्ट में, तो सीधी सी बात दूसरी पास्ट में ही होनी चाहिए ना। यहाँ पर देखना, द मैन डिसअपियर्ड, अब ये कौन सी क्लॉज हो जाएगी, कौन सी क्लॉज हो जाएगी, बताया ना। यहाँ पर जो कंजक्शन लिखा रहता है, अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो इसके बाद वाली क्लॉज कौन सी होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो भाई एक सबऑर्डिनेट हो गई, तो दूसरी कौन सी बची, मेन क्लॉज। और जिस मेन क्लॉज जिस टेंस में होगी, सबऑर्डिनेट भी उस टेंस में होनी चाहिए, है ना। अब देखिए, द मैन डिसअपियर्ड, मैन हो गया, यहाँ पर डिसअपियर्ड सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट यहाँ का, इधर का हमारा जो मेन क्लॉज है वो पास्ट टेंस में है, और इधर का क्लॉज किसमें लिख दिया इन्होंने, हैज का प्रयोग कर दिया, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में लिख दिया, गलत हो गया, पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए था ये। चलिए सही कर लेते हैं, द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर ही हैड कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेन क्लॉज हमारी पास्ट टेंस में थी, इसीलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज ये पास्ट टेंस में होनी चाहिए। ठीक, डिसअपियर्ड आफ्टर ही हैड कमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डी का दूसरा, बीइंग ए रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। अब इसको करना क्या है भाई, करेक्ट, अच्छा सही करना है। देखिए बीइंग ए रेनी डे,
वी डिड नॉट गो आउट। बीइंग ए रेनी डे, समझना जरा थोड़ा सा, यहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपल का यूज कर दिया है, ठीक है, जबकि हिंदी निकालेंगे तो क्या हो जाती है, बीइंग माने होना होता है, होकर, रेनी डे माने बारिश का दिन, करें कि बारिश का दिन होकर वी डिड नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं गए, तो क्या हम बारिश का दिन बन गए, तभी यहाँ पर गलती हो गई। इसको हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनाना चाहिए था, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, ये वाला देखिए इनमी वाला दोस्त कहाँ है सेंटेंस, ये जो लिखा हुआ है, ठीक, इस तरीके से आई बात समझ में। तो ये हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट एक जैसे नहीं थे, पहले वाक्य में सब्जेक्ट हमारा बारिश रहा होगा, बारिश का दिन, और दूसरे वाले वाक्य में सब्जेक्ट हमारा हम रहे होंगे, तभी तो इस तरीके से बना है ना। ये देखिए ये बना होगा हमारा इट वाज ए रेनी डे, यह एक बारिश का दिन था, दूसरा होगा वी डिड नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं गए थे, और दोनों को जब उन्होंने कंबाइन किया तो पार्टिसिपल से बना दिया, कि नियम गलत हो गया, क्योंकि पार्टिसिपल के नियम कहता है कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट जो है वो सेम रहने चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्ट सेम कहाँ है, पहले वाक्य में सब्जेक्ट रेनी डे है और दूसरे वाले वाक्य में सब्जेक्ट वी है, ठीक, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनेगा। तो यहाँ पर उन्होंने गलती करी है, केवल यहाँ पर इट, जो भी मौसम वगैरह होता है तो इट का प्रयोग करते हैं ना सब्जेक्ट, तो पहले सब्जेक्ट ले लेना चाहिए था, इट बीइंग ए रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट, बाकी सही है सब कुछ। तो यहाँ पर इट और जोड़ देंगे, तो किसी में सही करते हैं, करेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर बीइंग से पहले हम लोग इट लगा देंगे बस, ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा करेक्ट हो गया, इट बीइंग ए रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट, ये हमारा वाक्य सही है, ठीक, इट लगा दिया कर। अब लास्ट इसका देखते हैं सेक्शन ई वाला क्या है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, कह रहे हैं कि यूज माने प्रयोग करिए, एनी वन, यहाँ पर भी देखिए एनी वन ही, एक ही करना है, एक कोई, फॉलोइंग पेयर्स नीचे लिखेगा जोड़ों में से एक जोड़े को आपको प्रयोग करना है, ठीक है, वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस, अपने खुद के वाक्य में, मतलब नीचे लिखेगा जोड़े में जो भी शब्द लिखे हैं उनको अपने खुद के वाक्य में प्रयोग करना है, वाक्य प्रयोग करना है, काहे के लिए, टू मेक अ डिफरेंस, एक अंतर बताने के लिए, इन दियर मीनिंग्स क्लियरली, उनके मीनिंग्स में अच्छे से अंतर कर सको आप, ठीक, तो ये मिलाकर के होमोफोन्स का क्वेश्चन है। देखिए एक्सेस एक्सेस दोनों उच्चारण एक जैसे हैं, अब इनका अंतर कैसे आप क्लियर कर पाएंगे, इसीलिए वाक्य प्रयोग पूछता है एग्जामिनर। देखिए एक्सेस ACCESS, एक्सेस मीन्स होता है पहुंच, ठीक, तो यहाँ पर देखिए पहुंच से संबंधित कोई भी आप वाक्य बना सकते हैं, मैंने पहले लिख लिया है क्या, ही हैड नो एक्सेस टू द अथॉरिटी, उसका अथॉरिटी वाले विभाग पर कोई पहुंच नहीं थी, विभाग में कोई पहुंच नहीं थी, ऐसा हो गया। एक्सेस मीन्स होता है अधिकता, यहाँ पर EX वाला होता है वो है अधिकता, इसकी क्या होगी, एक्सेस ऑफ एनीथिंग, माने किसी भी चीज की अति, कहते हैं अति, अधिकता, बैड माने बुरी होती है, किसी भी चीज की अगर अति है तो वो बुरी है, लिमिट से बाहर कोई भी चीज अच्छी नहीं होती, ठीक, एक्सेस माने अधिकता हो गया। अगला जोड़ा क्या है यहाँ पर, अफेक्ट और इफेक्ट, अफेक्ट माने होता है प्रभावित करना और इफेक्ट माने होता है प्रभाव, ठीक, देखिए अफेक्ट, दिस मैटर विल अफेक्ट दियर रिलेशनशिप, यह मामला उनके रिश्ते को प्रभावित करेगा, ये वर्ब हो गई, ठीक, और ये देखना इफेक्ट प्रभाव हो गया, द इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग इज नो मोर, इस ड्रग माने औषधि दवा का असर जो है, प्रभाव जो है अब और ज्यादा नहीं रहा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। कुल मिलाकर इसमें 5 सेक्शन थे, पहले में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सेक्शन बी में सिंथेसिस, सेक्शन सी में ट्रांसफॉर्मेशन, सेक्शन डी में सिंटैक्स और सेक्शन ई में होमोफोन्स, ठीक, वोकैबुलरी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ है। अब इस सेक्शन सी में हमारा केवल क्वेश्चन नंबर 6 बचता है, जिसमें कि एक स्टोरी होती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टोरी। थोड़ी लाइट की समस्या हो गई थी, तो एक बार हम इसको ऐसे देख लेते हैं सरसरी नज़र से। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, क्वेश्चन नंबर 5 के ए में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपके सामने इसको सॉल्व करके बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 के बी में सिंथेसिस, क्वेश्चन नंबर 5 के सी में ट्रांसफॉर्मेशन, डी में सिंटैक्स और क्वेश्चन नंबर ई में होमोफोन्स वगैरह पूछे गए थे, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख लेना, बाद में ध्यान नहीं दिया था, लाइट की समस्या थी। चलिए अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। तो चलिए फिर अब इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक स्टोरी बनाने को आती है, ठीक है, ट्रांसलेशन। चलिए देखते हैं भाई स्टोरी क्या है अपनी। अच्छा देखिए, स्टोरी बनाते समय सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेंस पर अगर कमांड अच्छी नहीं है, ठीक है, तो टेंस को रिवीजन कर लेंगे एक बार, ठीक है, वाक्य को पहचानना, टेंस को पहचानना, मीनिंग वगैरह वोकैबुलरी जितनी मजबूत होगी उतनी बढ़िया स्टोरी बनती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है प्रैक्टिस की, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप स्टोरी बनाने की उतनी इसमें बढ़िया होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अपनी मातृभाषा को निकृष्ट समझना हमारी भूल है, अपनी मातृभाषा को निकृष्ट समझना हमारी भूल है, ठीक। अब देखिए ये सिंपल सा कैसा वाक्य हमारा टू बी वर्ब का है भाई, हमारी भूल है, क्या है, बनाएंगे अफर्मेटिव वाक्य है। देखिए इट इज़ अवर मिस्टेक, इधर का पहले बना लिया, हमारी भूल है, इतना वाक्य, ठीक। इट इज़ अवर मिस्टेक, क्या हमारी भूल है,
अपनी मातृभाषा को निकृष्ट समझना। अब देखिए टू अंडरस्टिमेट, अंडरस्टिमेट माने होता है अनदेखा करना, निकृष्ट समझना, तुच्छ समझना, मामूली समझना। ठीक, आवर मदर टंग, अपनी मातृभाषा को पूरा देख लीजिए। इट इज आवर मिस्टेक टू अंडरस्टिमेट आवर मदर टंग। ठीक, यह हमारी भूल है अपनी मातृभाषा को निकृष्ट समझना। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं भाई। हमें संसार के साथ रहना है और चलना है। पहले इतना बना लेंगे। ठीक है, हमें संसार के साथ रहना और चलना है। अब देखिए वी हैव टू, क्योंकि प्रेजेंट में है तभी हैव टू लगाएंगे। हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं जब किसी मजबूरी को दिखाया जाए या फिर आवश्यकता को दिखाया जाए, जरूरत को दिखाया जाए तब। ठीक, तो वी बहुवचन है तो हैव टू लग जाएगा। वी हैव टू लिव, हमें रहना है, एंड वॉक और चलना है। किसके साथ में? विद द वर्ल्ड। तो पूरा क्या बन गया? वी हैव टू लिव एंड वॉक विद द वर्ल्ड, हमें संसार के साथ रहना और चलना है। एतएव, एतएव के लिए हमने लगा दिया यहाँ पर हेंस। हेंस का मतलब अतः या फिर एतएव। क्या है आगे? संसार की अन्यान्य भाषाओं को सीखने की जरूरत है। ठीक, एतएव के लिए हो गया हेंस। अब देखना क्या है? जरूरत है। ये देखिए यहाँ पर से वी नीड, हमें जरूरत है। काहे की जरूरत है? टू लर्न, सीखने की। अदर माने अन्य, लैंग्वेज माने भाषाएं, ऑफ द वर्ल्ड माने संसार की। अतएव हमें जरूरत है संसार की अन्य भाषाओं को सीखने की। आगे जरूरत है पर के लिए बट लगा दिए। देखिए बट, परंतु अपनी मातृभाषा के महत्व का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। बट इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? टू टेक केयर, टेक केयर माने ख्याल रखना, ऑफ द इम्पोर्टेंस माने महत्व, काहे का महत्व? ऑफ आवर ओन मदर टंग, हमारी खुद की जो मातृभाषा है उसका। पूरा वाक्य देख लेंगे। अतएव, अतः आवश्यकता है, वी नीड, काहे की आवश्यकता है हमको? टू लर्न अदर लैंग्वेजेस, दूसरी भाषा को सीखने की आवश्यकता है। ऑफ द वर्ल्ड माने दुनिया की। बट लेकिन इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या? टू टेक केयर माने ख्याल रखना चाहिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर ओन मदर टंग, हमारी खुद की मातृभाषा के महत्व का भी ख्याल रखना चाहिए। अगला वाक्य देखते हैं। हम अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान हो सकते हैं। पहले इतना बना लीजिए, हो सकते हैं, सकता सकती सकते ना। और ये देखिए यहाँ पर मॉडल बनवाई हुई है और कैसा उम्मीद बताया गया है। एक कह सकते हैं ऐसा हो सकता है। ठीक है, संभावना जाहिर की गई है। तो क्या है? देखिए मे का प्रयोग करेंगे यहाँ पर हम लोग। वी हो सकते हैं तो मे लगा लीजिए। यहाँ पर क्या लिख दिया हमने? वी मे बी। ठीक, हो सकते हैं, पक्का नहीं है, संभावना है ना। वी मे बी, हम बन सकते हैं। क्या? स्कॉलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हम बन सकते हैं। स्कॉलर्स माने विद्वान, इंग्लिश लैंग्वेज माने अंग्रेजी भाषा, एंड लिटरेचर माने साहित्य, अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान तो बन सकते हैं। लेकिन पर के लिए देखिए बट लगा दिया। शेक्सपियर या मिल्टन नहीं हो सकते। शेक्सपियर और मिल्टन अंग्रेजी साहित्य के बहुत बड़े नाम है ये। ठीक है, ये नंबर 1 ड्रामेटिस्ट रहे हैं, पोएट रहे हैं। ठीक है, देखिए बट लेकिन कैन नॉट बी, अब यहाँ पर कैन लगाएंगे क्योंकि ये हमको पक्का पता है। देखिए अंग्रेजी भाषा में कितने बढ़िया हो जाए, लेकिन हमारी मातृभाषा थोड़ी ना इंग्लिश है, हमारी मातृभाषा तो हिंदी है। जितने बढ़िया विचार हम लोग हिंदी में व्यक्त कर लेंगे उतना बढ़िया इंग्लिश में नहीं, क्योंकि उसको हमें थोड़ा सा और रटना पड़ता है ना, मीनिंग्स वगैरह ये सारी बातें। और क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है तो उसमें बढ़िया ले सकते हैं, बढ़िया बोल सकते हैं, वही बताया गया है। लेकिन शेक्सपियर या मिल्टन नहीं हो सकते। बट कैन नॉट बी, ठीक, कैन नॉट बी माने होना। ए शेक्सपियर एंड मिल्टन, देखो ए हमने क्यों लगा दिया यहाँ पर? आर्टिकल ए का प्रयोग वहां पर करते हैं जब किसी व्यक्ति के गुणों की समानता किसी दूसरे के साथ करवानी हो तब। तो यहाँ पर गुणों की तो समानता करवानी है, ऐसा तो है नहीं अपना भेष बदल कर मिल रहे हैं शेक्सपियर बन जाएंगे, ऐसा नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि गुणों के आधार पर, मतलब जितनी बढ़िया अंग्रेजी उनको आती है उतनी बढ़िया अंग्रेजी हमको नहीं आ सकती है, क्योंकि हमारी मदर टंग हिंदी है, हम लोग हिंदी में ज़्यादा बढ़िया हो सकते हैं ना। तो देख लेंगे, फिर से देखेंगे पूरा वाक्य। हम अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान हो सकते हैं। वी मे बी द स्कॉलर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, बट कैन नॉट बी, नहीं हो सकते हैं, कैन नॉट बी ए शेक्सपियर और मिल्टन। ठीक है, मिल्टन। अगला देखते हैं। अंग्रेज जो लोग होते हैं, अंग्रेज हिंदी भाषा और साहित्य का विद्वान हो सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से है। देखिए अंग्रेज तो क्या बन जाएगी? एन इंग्लिश मैन। यहाँ पर भी मे बी संभावना है, मे बी क्या हो सकता है? वो विद्वान हो सकता है। मे बी ए स्कॉलर, एन इंग्लिश मैन मे बी ए स्कॉलर, काहे का? हिंदी भाषा और साहित्य का, ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर। पर फिर से बट आ गया। वह सूरदास या तुलसीदास का भी नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर कभी नहीं आया तो नेवर का तो प्रयोग करेंगे ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सकता, यहाँ पर है बोले और चाहे ना बोले, अंडरस्टूड है। कोई भी अंग्रेज कभी भी तुलसीदास और सूरदास नहीं बन सकता है। ठीक, क्योंकि उसकी मदर टंग इंग्लिश है, हिंदी तो है नहीं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर?
बट ही कैन नेवर बी, वह कभी नहीं हो सकता है ए सूरदास और तुलसीदास। ठीक, आगे अच्छी किताबें हम मातृभाषा में ही लिख सकते हैं। सही बात है, अच्छी किताबें जो है मातृभाषा में लिख सकते हैं, अपने विचारों को सबसे बढ़िया मातृभाषा में ही व्यक्त कर सकते हैं हम लोग। देखिए ये हम लिख सकते हैं, पहले इतना बना लो, वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर से हम लिख सकते हैं, इतना पहले बना लेंगे। वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट हमारा मिल गया, गुड बुक्स। ये देखिए अच्छी किताबें, हम लिख सकते हैं अच्छी किताबें, इसमें मातृभाषा में ही, ओनली इन द मदर टंग, केवल मातृभाषा में ही लिख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए स्टोरीज का जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी मजबूती होगी ट्रांसलेशन में। ठीक है, क्योंकि नई नई मीनिंग्स मिलती हैं, नए नए स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। ठीक, टेंस तो सबने पढ़ रखे हैं, ठीक, लेकिन उसको प्रयोग में कैसे लाना है ये चीज़ हम लोग स्टोरी के द्वारा सीखते हैं। ठीक, और इसके माध्यम से ही हम लोग, जैसे कि अब स्टोरीज बनाना सीख जाते हैं तो क्वेश्चन आंसर को लिखना थोड़ा आसान हो जाता है, निबंध लिखना आसान हो जाता है। अगर आपके पास वर्ड्स हैं तो उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो इसलिए स्टोरी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इस तरीके से आपका सेक्शन सी कंप्लीट होता है। ठीक है, और अब लास्ट सेक्शन बचा है, इस पर वीडियो भी बनाएंगे थोड़ी देर में, सेक्शन डी, और वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो तब तक आप लोग सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी तक कंप्लीट कर लीजिए। जो भी समस्याएं हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पूछिए, बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।